लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो मिसंग को देखने के लिए आया होता है। उसके बाद हमें ली मिसंग को सीधा एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो मजे कर रहा था। वो देख रहा था कि उसकी की गई एक्टिंग से लोग कितने ज्यादा बेवकूफ बन गए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और वो कहती है, देखो तो यहाँ पे कौन है, क्या तुम हंटर इंडस्ट्री के हीरो तो नहीं? ली कहता है, अरे मैडम आप। लेडी कहती है, वहाँ जाने से पहले तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था। गर्ल्स चलो यहाँ से निकल जाओ। क्या आपको लगता है कि मैं हर एक चीज आपको रिपोर्ट करता फिरूंगा? लेडी कहती है, चलो भी, तुम्हें पता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेडी अपने मन में कहती है, क्या ही हॉरिबल पर्सनालिटी है, मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ और अपनी जवानी में कोरिया का सुपरस्टार रहा। हैरानी की कोई बात नहीं है, इसकी प्राइड इसकी पर्सनालिटी में झलकती है। लेकिन फिर 3 साल पहले की तबाही के बाद इसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से कुचल गई। इसके ए रैंक होने की न्यूज लोगों में काफी ज्यादा ट्रेंड थी, लेकिन इसका पर्सनल ड्राइवर वो एस रैंक से अवेक हुआ, जो कि कोरिया में कुछ ही है। इसकी वजह से सारी स्पॉटलाइट इसके ड्राइवर पे चली गई। अचानक से ही सारा पासा ही बदल गया। लेकिन पता नहीं किसी कारण से ये रिपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया, जो इसके ड्राइवर एस रैंक हंटर लीम टाइग्यू ने बनाया था। लेडी ली से कहती है, कैसा रहेगा अब हम बिजनेस की बात करें? ली कहता है, कैसा बिजनेस? लेडी कहती है, चलो भी अभी ज्यादा ना समझ बनना बंद करो, मैं स्टार डस्ट पाउडर की बात कर रही हूँ। क्या ऐसे समय में मैं उसे खरीद पाऊंगी? मिसंग कहता है, क्या आपने सुना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर और फैक्ट्री को मैं लूज कर चुका हूँ, मैं इतनी जल्दी आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। लेडी कहती है, अरे अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वॉइस गिल्ड मास्टर ली मिसंग के पास कोई मेथड ना हो। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ये सुन के ली थोड़ी देर चुप सा हो जाता है, लेकिन आगे वो कहता है, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करके देखता हूँ, क्या कुछ होता है क्या? ली मन में कहता है, अरे यार लगता है मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इसके बाद ही हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। यकीनन ये इटलीम के दूतों में से एक है। इसके बारे में अभी तो हमें कुछ बताया नहीं गया है, बस इसकी हल्की सी झलक हमको दिखाई गई है। आगे हमें शैडो डंजन में दिखाया जाता है, जहाँ शुहो शैडो डंजन का डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा होता है। यह सब देख के बेरू अपने मन में कहता है, यंग मोनार्क उस बात के बाद खुद को ग्रो करने में लगे हैं। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यह फ्लैशबैक सुहो बेरू जब मिसंग को देखने के गए थे उसके बाद का है। बेरू कहता है, ली मिसंग जो स्टार डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में सबसे ज्यादा टॉप पे है, हमें उसे इड्रीम के दूतों की इंफॉर्मेशन को हासिल करना है, ये हमारा गोल है। उसके साथ सीधा कांटेक्ट करना, यकीनन बैटल की प्रोबेबिलिटी हाई है। सुहो कहता है, तो हम उससे इंफॉर्मेशन को कैसे निकालेंगे? बेरू बताता है, अगर वो खुद से नहीं बताएगा तो मुझे उसको खा के इंफॉर्मेशन को चेक करना होगा। किंग ने मुझे उन लोगों को खाने की परमिशन दे के रखी है जो कि इविल है, लेकिन यंग मोनार्क मैं ये तभी कर पाऊंगा जब आप ली मिसंग को हरा देंगे। हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के बाद मैंने काफी तरह के हंटर को अलग अलग रैंक्स में देखा है, तो उनके हिसाब से मैं अभी आपकी रैंक को एस्टिमेट करूँ तो अभी आप एक सी रैंक के बराबर है। ग्रे डी रैंक, एसिल सी रैंक और यंग मोनार्क आप ग्रे की पोजीशन में बी रैंक के लेवल के हैं। यकीनन सेम रैंक होने के बावजूद भी काफी फर्क होता है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक सी रैंक को हराने के लिए 10 डी रैंक लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिपर गिल्ड के ए रैंक के ली मिसंग को हराने के लिए स्ट्रेंथ के मामले में अभी हम काफी ज्यादा कमजोर हैं। एसिल बेरू से कहती है, बेरू तुम्हारा क्या रैंक है? बेरू कहता है, तुम्हें तो पता है मैं एक मार्शल हूँ। एसिल कहती है, पर क्या तुम अभी एक प्राइवेट ग्रेड के नहीं हो? ये सुन के बेरू बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। आगे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सुहो ने डेली डंजन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। वो अपने मन में कहता है, मैंने डेली क्वेस्ट को ज्यादा से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी काउंट नहीं बढ़ा। लगता है हिडन रिवॉर्ड बस एक ही बार की चीज है। सुहो रिवॉर्ड में मिले हुए रैंडम बॉक्स को ओपन करता है, उसे एशेस की रिंग मिल जाती है। इसकी रेयरिटी डी है और इससे सुहो के सेंसेस 5 से बढ़ गए हैं। सुहो रिंग को पहन लेता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसी रिंग मिली है जिससे मेरे सेंसेस 5 से बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे अभी की सिचुएशन में कुछ खास फर्क नहीं लेके आया। मैं काफी समय से गॉब्लिन को हंट कर रहा हूँ पर लेवल भी नहीं बढ़ा है, और जब पास्ट में मैंने डीमन को हंट किया था उससे भी वुल्कान के हॉर्न का डैमेज सिर्फ 33% से बढ़ा है। मुझे तेजी से ग्रो होना होगा और बहुत ही ज्यादा कम रास्ते हैं। मुझे डंजन में जाके मैजिक बीस्ट को हंट करना होगा। आगे हम सुहो को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पे वो देख रहा था कि क्या कोई उसे डंजन में लेना चाहता है। सुहो कहता है, क्या यार बस माइनिंग और हॉलिंग टीम के लिए ही जॉब्स की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने सोचा था। ऐसी कोई स्ट्राइक टीम नहीं है जो ई रैंक वाले को लेना चाहती हो। साथ ही हंटर एसोसिएशन ने रूल बना के रखा है कि उनके परमिशन के बिना कोई भी डंजन के अंदर नहीं जा सकता। बेरू कहता है, यंग मोनार्क आप रिवॉल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं? सुहो कहता है, अगर मैं रीअवेकन हो जाता हूँ तो वो उसे आर्टिकल में लिखेंगे और हंटर एसोसिएशन के होम पेज पे लगा देंगे। मुझे इसे अवॉइड करना होगा क्योंकि इड्रीम के दूत अर्थ पे ही है ना। अपनी आइडेंटिटी का रिवील होना और अपने पापा की कमजोरी बनना मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ, और तब तो और ज्यादा जब मैं ली मिसंग को तक नहीं हरा सकता। तो इड्रीम के दूतों की तो बात ही छोड़ दो। बेरू कहता है,
बात अगर एटीएम के दूतों की है तो अभी के लिए कम से कम आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे बेरू बताता है, अगर वो यहाँ मेरे आने से पहले आए हैं तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि डायमेंशनल ट्रैवल की इफेक्ट की वजह से वो पावरफुल नहीं होंगे। सुहो पूछता है कि डायमेंशनल ट्रैवल क्या है। बेरू बताता है, आउटर स्पेस से डायमेंशनल ट्रैवल करते समय एक डायमेंशनल रिफ्ट होता है जिसे क्रॉस करना ही पड़ता है। हालांकि इस डायमेंशनल रिफ्ट की वॉल्स विशेष रूप से सिकड़ी हुई यानी बहुत ही छोटी होती है। भले ही बाहर की दीवार को कितने ही फोर्सफुली एक्सपांड करने की कोशिश किया जाए वो तुरंत ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है। तो कोई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग होगा यकीनन उसका माना भी ज्यादा होगा, तो डायमेंशनल के ट्रैवल में उसकी और भी ज्यादा एनर्जी चली जाती है। इसीलिए तो एट्रियम की इतनी बड़ी आर्मी जो आउटर स्पेस में फाइट कर रही है वो इस गैलेक्सी में घुस नहीं पाई। साथ ही यही कारण है कि अभी भी किंग यहाँ तक आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। आसानी से बताया जाए तो जो कोई भी इतना कमजोर होगा जो आसानी से डायमेंशनल ट्रैवल कर सके पक्का वो यहाँ पे आया होगा। अब मैं समझा कि खुद को रिवील किए बिना उन लोगों ने ब्रोकी और डीमंस को क्यों यूज किया। अगर फ्यूचर में एट्रियम का इन्वेंशन होगा तो ग्रो होने के लिए ये मेरे पास परफेक्ट टाइम है। बेरू अपने मन में कहता है, लगता है अब वो समय आ गया है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। चाचिनो बेरू से कहता है, बेरू अब जबकि मैं नहीं बता सकता कि अर्थ पे अभी सिचुएशन क्या है तो समय आने पे क्या करना है ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी तो ये लो और उसके पास जाओ। सुहो के लिए वो कई तरीके से हेल्पफुल होगा। प्रेजेंट में बेरू मन में कहता है, दूसरा रीजन जिसके लिए किंग ने मुझे एक की दी थी मैं उसे अब यूज करूंगा। बेरू सुहो से कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी सुहो चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। हंटर एसोसिएशन के रूल्स को तोड़े बिना सीक्रेटली डंजन के अंदर जाने के लिए मैं ये भी तो कर सकता हूँ। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। मोयू यहाँ पे आया हुआ होता है। कोई सुहो से कहता है, काफी समय हो गया, तुम्हारे अवेक होने के बाद ही हमारा पहली बार मिलना हुआ है ना। मैं सोच रहा था कि क्या बात हो सकती है जो तुम्हें मुझे अचानक से बात करनी है, पर लगता है तुम तो यहाँ मेरे साथ एक बिजनेस प्रपोजल लेके आए हो। सुहो तुम काफी बड़े हो गए हो। सुहो कहता है, मैं ऐसी ऑफर लेके आया हूँ जिससे आप नकार ही नहीं सकते। बेरू अपने मन में कहता है, जैसे कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी वो उसी पर्सन के पास आए हैं जिसके बारे में मुझे मोनार्क ने बताया था। हम देख देख के सुहो यूजुनो के पास आया होता है। यूजुनो कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें डंजन में जाने के लिए जरूरी सपोर्ट दे। हाँ, हमें देखने मिलता है कि अब यूजुनो अर्जिन सॉफ्टवेयर का प्रेसिडेंट। हमें यूजुनो के ब्यूटीफुल वर्ल्ड वीआर गेम के बारे में बताया जाता है। साइड स्टोरी में हमने देखा था कि यूजुनो ने इस गेम को बनाया था। प्रेजेंट में यहाँ पे ये गेम 4 सालों से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आगे हमें सुहो यूजुनो से मिलने के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहो यूजुनो को कंपनी में बस आया ही था। कंपनी का एक स्टाफ सुहो से कहता है, क्या आप संग सुहो है? सुहो हाँ कहता है। आगे ये बंदा कहता है, मैं आपका वेट कर रहा था। सीईओ ने मुझे बताया था कि आज एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, प्लीज यहाँ पे आइए। सुहो अपने मन में कहता है, अंकल की कंपनी में ये मेरा पहली बार आना हुआ है। उनकी कंपनी में इतने सारे अवेकन क्यों है? ये बंदा कहता है, आप थोड़े हैरान होंगे क्योंकि हमारे पास काफी सारे अवेकन एम्प्लॉइज है। हर कोई अवेकन डंजन में जाके अपनी जान जोखिम में डालना पसंद नहीं करता। अगर अच्छा पेमेंट मिलता है तो वो मिशन पे सिर्फ गार्ड का काम करने के लिए जाते हैं। सुहो पूछता है, क्या कोई ऐसे मिशन है जिससे गेम कंपनी हंटर को बुलाने की रिक्वेस्ट कर सकती है? बंदा कहता है, एक प्रोजेक्ट है जिसपे हमारी कंपनी अभी काम कर रही है, मैं आपको डिटेल्स तो नहीं बता सकता। सुहो अपने मन में कहता है, क्या ये कोई ऐसा गेम बना रहे हैं जो हंटर से रिलेटेड हो? आगे सुहो यूजुनो के पास आ जाता है। सुहो को देखने के बाद यूजुनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या बात है, देखो तो कौन आया है। लॉन्ग टाइम नो सी सुहो, तुमसे मिले कितना समय हो गया है। लास्ट टाइम मैंने तुमसे सुना कि तुम कोरियन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में अवेक हो गए थे। तुम्हें पता भी है तुम्हारी आंटी तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही है। सुहो कहता है, हाल ही में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था इसलिए मुझे माफ करना, मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाया। हम देखते कि यहाँ पे जिना का फोटो भी होता है और यूजुनो और जिना की एक बेटी भी है। आगे यूजुनो सुहो से कहता है, लास्ट टाइम हम जब मिले थे तब से तुम काफी ग्रो हो गए हो। सुहो कहता है, हाँ लगता तो है। अंकल क्या आप इसे देखेंगे? यूजुनो कहता है, हमें बात किए हुए काफी ज्यादा समय हो गया और तुम सीधा बिजनेस की बात करना शुरू कर रहे हो। यूजुनो सुहो के टैबलेट को देखता है और वो कहता है, क्या ये एक बिजनेस प्रपोजल है? मैं सोच रहा था कि अचानक से तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम बिजनेस प्रपोजल लेके आओगे, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। सुहो कहता है, मैं ऐसा प्रपोजल लेके आया हूँ जिसे आप लूज नहीं कर सकते। यूजुनो कहता है, तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें डंजन में जाने के लिए हेल्प करे? हाँ। सुहो कहता है, अगर आप गेट्स और स्ट्राइक टीम मेंबर्स रिक्रूट्स को परचेस करने में मेरी हेल्प करेंगे तो मैं गेट के अंदर जो कुछ भी मैजिक एसेंस क्रिस्टल ड्रॉप होगा वो सब अर्जिन सॉफ्टवेयर को दे दूंगा। मैं एक डी और सी रैंक के गेट को आसानी से क्लियर कर सकता हूँ। ये सुन के यूजुनो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम एक
E रैंक के हंटर हो तो तुम ये कैसे कर सकते हो? सुहो कहता है एक्चुअली डंजन को अकेले क्लियर करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। यूजुनो कहता है सुहो तुम जानते हो ना कि मैं भी एक अवेकन हूँ, साथ ही मैं एक D रैंक का हूँ जो तुमसे हाई रैंक है, तो मैं खुद भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि डंजन के अंदर हंट करूँ। डंजन के अंदर जाने के लिए तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि उस तबाही के समय तुम्हारी मॉम और डैड डंजन के अंदर बह गए हो? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी भी हंटर्स को हायर करने के बारे में सोचूंगा। तुम समझ गए ना, तुम्हें अभी भी वेट करना होगा। सुहो मन में कहता है मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होगा। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क क्या आप सच्चाई बताने के बारे में सोच रहे हैं? सुहो कहता है हाँ, ये ऐसे पर्सन है जिसपे मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। सुहो यूजुनो से कहता है अंकल मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जिसमें मैं लेवल अप कर सकता हूँ। ये सुन के यूजुनो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो कहता है क्या लेवल अप? सुहो कहता है आउटर स्पेस के कुछ घुसपैठी है यहाँ अर्थ पे छुपे हुए हैं, उनको रोकने के लिए मुझे मॉन्स्टर को हंट करके लेवल अप करने की जरूरत है। आउटर यूनिवर्स के हमले को रोकने के लिए मुझे डंजन में जाके स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। यूजुनो कहता है सुहो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने सोलर लेवलिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुन लिया है? ये सुन के सुहो के कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है क्या सोलर लेवलिंग, ये क्या है? यूजुनो कहता है अब मैं समझ गया, ये पक्का कोई सीक्रेट कैमरा प्रैंक होगा जहाँ तुम अपने अंकल को फ्रस्ट्रेटेड देखना चाहते थे। तुमने अभी जो कहा एक सिंगल प्लेयर गेम की स्टोरी है जिसे मेरी कंपनी अभी बना रही है। वहाँ पे एक अवेकन है जो कि अकेला लेवल अप कर सकता है। वो शुरुआत वीकेस्ट रैंक E रैंक से करता है और बाद में यस रैंक को भी सरपास कर देता है। आखिर में वो स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन बन जाता है जो दुनिया को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसके बारे में तुम्हें किसी और ने बता ही दिया है तो मुझे तुमसे इसके बारे में सीक्रेट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये डैड की स्टोरी हो सकती है? यूजुनो कहता है अगर तुम मेरे एम्प्लॉइज के साथ मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे तो तुम इसमें फेल हो चुके हो। मुझे ट्रिक करने के लिए अभी तुम बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो। तभी बेरू यूजुनो के साइड में आ जाता है और उसे कहता है क्या फेल? चांस ही नहीं है, यकीनन पहले की दुनिया की मेमोरीज को आप भूल गए हो। बेरू को देख के यूजुनो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है सुहो ये एंड के चेहरे वाली चीज क्या है? बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क क्या मैं आपकी हेल्प करूं? सुहो कहता है हाँ, अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। बेरू यूजुनो से कहता है भूले हुए समय में आप मेरे किंग के सबसे अच्छे दोस्त थे। सारे ह्यूमन में से सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने किंग की बहुत सारी बैटल्स को देखा है। वो मेमोरीज आपकी सोल में अभी भी दबी हुई है। यूजुनो कहता है क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो? बेरू सुहो ने दिव्य की को निकालता है और वो कहता है शब्द में बताने से अच्छा है कि ये मैं करके दिखाऊं। बेरू यूजुनो के अंदर की को यूज करता है। यूजुनो को अपनी सारी यादें याद आने लगती है। ये सारी यादें याद आने के बाद यूजुनो रोने लगता है। सुहो बेरू से कहता है बेरू तुमने उनके साथ क्या किया है? बेरू कहता है यंग मोनार्क चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनकी बस पहले की दुनिया की यादें रिकवर हो गई है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यूजुनो कहता है मैं समझ गया, जो स्ट्रेंथ जुनो के पास थी जिसकी कोई भी लिमिट नहीं थी वो उसके बेटे यानी तुम्हारे पास भी है, राइट? सुहो कहता है हाँ, पर ये थोड़ी सी अलग है। यूजुनो कहता है आउटर यूनिवर्स के गॉड्स हाँ, जिनको इट्रम से जाना जाता है, तो वो अर्थ को उनसे प्रोटेक्ट कर रहा है। सच में अभी वो एक अलग ही डायमेंशन में है। सुहो कहता है इट्रम के इन्वेशन को रोकने के लिए जो अर्थ पे होने वाला है उसके लिए मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्ट्रॉन्ग होना होगा। यूजुनो कहता है सीरियसली इतने ज्यादा अर्जेंट हालात में भी तुम अभी एक बिजनेस प्रपोजल के साथ आए हो? तुम तुम्हारे फादर की तरह ही रूल्स से चिपके हुए हो। ये सुन के सुहो मुस्कुराने लगता है। आगे यूजुनो कहता है अब ऐसे हालात में मैं समझ गया हूँ कि मुझे तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करने की और प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के यूजुनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे शायद सुहो यहाँ से चला जाता है। यूजुनो अपने मन में कहता है जिन्हो फिर से बड़ी मुश्किलों को तुम अकेले ही संभाल रहे हो, लेकिन तुमने मेरी मेमोरीज को रिकवर करने को अलाउ कर दिया है। इसका मतलब तुम मुझे हेल्प करने का चांस दे रहे हो, है ना? जिन्हो ये सब तुम मुझ पे छोड़ सकते हो। सो की हेल्प करने के लिए मैं जो हो सकता है वो करूंगा। आगे सुहो एक डंजन के पास आ जाता है जहाँ पे काफी सारे हंटर्स भी होते हैं। इस
सभी यूजुनों ने अरेंज किया होता है। इनको देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है अंकल ने हायर किए हुए स्ट्राइक टीम मेंबर्स रिक्रूटमेंट नंबर्स को फिल करने के लिए उन्होंने ये बेस्ट काम किया है। एक हंटर सुहो से कहता है सिर्फ स्ट्राइक टीम में रहना और डंजन के अंदर नहीं जाना, क्या तुम सच में इसके लिए मुझे 40 लाख वॉन दे रहे हो? सुहो हाँ कहता है। आगे हंटर कहता है क्या तुम सच में अकेले डंजन के अंदर जा रहे हो? मैं नहीं जानता कि तुम अपनी स्किल पे कितना कॉन्फिडेंट हो, पर गेट को अंडर एस्टिमेट करने की तुम गलती कर रहे हो। खैर अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेले संभाल नहीं पाओगे तो तुम कभी भी हमें बुला सकते हो। सुहो कहता है शुक्रिया, अगर मुझे हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुमको बताऊंगा। सुहो डंजन के अंदर आ जाता है। अंदर वो एसिल और ग्रे को समन करता है। इनके सामने डंजन के बीस्ट भी आ जाते हैं। सुहो अपने मन में कहता है डैड ने काफी सारी चीजें खुद से की है और वो अभी भी उस जिंदगी को जी रहे हैं, इसलिए तो मुझे भी ये सिस्टम मिला है। मैं उनके हिडन इरादों को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं सब कुछ वो अकेले खुद से करे ये नहीं चाहता। चलो अब लेवल अप किया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सायोनारा। स्पेस वाले बच्चे से मिलने के लिए आया होता है। हालांकि अंदर जाते ही एक सेक्रेटरी मिशन को पहचान लेता है। अरे मैंने आपको न्यूज में देखा है, आप रिपर गिल्ड के लीन मिशन तो नहीं? मिशन को सबसे अच्छे से बर्ताव करने का नाटक करना पड़ता है, इसलिए वो उसे कहता है मुझे पहचानने के लिए थैंक्स। आगे मिशन अपने मन में कहता है मैं यूजन कंस्ट्रक्शन के वाइस सीईओ का बेटा बन के पैदा हुआ था। मैं एक सुपर इलाइट था। शुरू में ही मैंने सेलिब्रिटी के लिए डेब्यू करके दुनिया में एडवर्टाइज किया। मेरी ग्रोथ बहुत तेजी से चल रही थी। जल्द ही मैं प्रिंस ऑफ एशिया से जाने लगा था। ग्रेट कैटलिज्म के बाद मैं ए रैंक से अवक हो गया। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी वैसे ही आगे चलती रहेगी, लेकिन तब मेरा ड्राइवर लिम टाइगो एस रैंक से अवक हो गया। अगर आप इसे भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, ये सोलो लेवलिंग में भी इस रैंक का था। ये फ्रेंड गिल्ड का गिल्ड मास्टर था। आगे हमें पास्ट का कन्वर्जेशन दिखाया जाता है, जहाँ टाइगो मिशन से कहता है मैं इस रैंक से अवक हो चुका हूँ। अब जबकि मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हंटर बन जाऊँ। अरे हाँ, तुम ए रैंक से अवेक हुए हो है ना? हंटर गिल्ड ने मुझे गिल्ड तैयार करने के लिए सजेस्ट किया है। क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो? प्रेजेंट वाला ली कहता है मैं ए रैंक से और मेरा ड्राइवर एस रैंक से अवेक हुआ। उस दिन से ही मुझे यकीन हो गया था कि ये दुनिया टूटने वाली है। कैटलिज्म के बाद पासा उल्टा पड़ गया है। मुझे उस पासे को सीधा करना होगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे डीमन से ही क्यों हाथ ना मिलाना पड़े। लीमी संग उस आउटर स्पेस वाले लड़के के पास आ जाता है और इसे कहता है तुम थोड़े बदले हुए से लग रहे हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जब देखा था तो तुम काफी छोटे से बेबी थे। उस समय से तो तुम काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो। यहाँ तक तुम्हारा माना भी बढ़ गया है। प्लान के हिसाब से तुम अच्छे ग्रो हो रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, ये मेरे ग्रोथ नहीं है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा हूँ। डायमेंशन ट्रैवल के वक्त पावर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से मैंने अपनी ओरिजिनल बॉडी को स्प्लिट कर दिया। स्ट्रेंथ और पर्सनैलिटी को फ्रेगमेंट्स में डाल के मैंने इस दुनिया में भेज दिया था। उन फ्रेगमेंट में से सबसे वीकेस्ट फ्रेगमेंट सबसे पहले यहाँ पे आया था, वो मेरा बेबी फॉर्म था। और अभी जो तुम मुझे इस वर्जन में देख रहे हो, इसमें मैं अपने सेकंड फ्रेगमेंट से फ्यूज हो चुका हूँ। मेरी मेमोरीज मेरी पर्सनैलिटी में है। और अभी तुम जिस फॉर्म में मुझे देख रहे हो, इससे वो बिंग बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझसे ज्यादा फ्रेंडली मत होना। ली कहता है खैर मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस तो याद है ना? बच्चा कहता है वेल्थ, फेम और लिम टाइगर को यस रैंक से हटाना। ली कहता है बढ़िया है, तो तुम्हें याद है। बच्चा कहता है वैसे तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? ली बताता है स्टारडस्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रॉब्लम हो गया है। होली में हाइना गिल्ड जो हमें फायरवुड सप्लाई करता था और सीवॉल फैक्ट्री, ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो मैं यहाँ स्टारडस्ट के लिए कुछ हेल्प मिल जाए इसलिए आया हूँ। क्या उन पे अटैक हो गया? क्या तुमने ढूंढा कि ये किसने किया है? मैंने सुना है कि जिस पर्सन ने हाइना गिल्ड को डिस्ट्रॉय किया है वो एक हंटर था, उसने मास्क को लगाया था। बच्चा कहता है ली मिन संग, तुमने तो कहा था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ली कहता है चलो ये सब तो होता रहता है, अगर इस पे ही अटके रहेंगे तो अभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लड़का कहता है क्या फालतूपना है, मेरे पहले की पर्सनैलिटी ने तुम्हें मोहरा चुन के कुछ गलत फैसला तो नहीं लिया था। ये सुन के मिशन को गुस्सा आ जाता है और वो डैगर को निकाल के लड़के के गले को लगा देता है और उसे कहता है हे आउटर, मैं तुम्हारी तरह कोई ब्रेन वॉश खाली सेल नहीं हूँ, मैं एक ए रैंक का हूँ। अगर मेरी सटक गई ना तो तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर होने से पहले ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। मैं कोई मोहरा नहीं हूँ, वो तुम हो। लड़का कहता है ह्यूमन हंटर की रैंक उनके माना की क्वांटिटी से होती है और वो उसे ही अपनी स्ट्रेंथ का सिंबल समझते हैं। तुम कितने बेवकूफ
बेवकूफ हो। लड़का पूरे बिल्डिंग में ही अपने माना को फैला देता है। यहाँ जितने भी लोग थे उनका ब्रेन वॉश होने लगता है और ये सभी इस लड़की की कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके बाद ये लड़का ली से कहता है, मेरी पहले की पर्सनालिटी को तुम्हारी हेल्प चाहिए थी क्योंकि उसे सरवाइव करना था, लेकिन सरवाइव करने के लिए अब मेरे पास स्ट्रेंथ है। हमारा रिलेशन तुम्हारे बर्ताव पे डिपेंड होगा, ये कभी भी चेंज हो सकता है। ली तुरंत लड़की को छोड़ देता है और उसे कहता है, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि तुम सच में इस रैंक को खत्म भी कर पाओगे। लड़का कहता है, खैर अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूँ, वैसे भी अभी तुम्हारा थोड़ा सा यूज करना बाकी है। एक आउटर लड़की ब्रिस्केट को लेके आती है जिसके अंदर बहुत ही सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं। लड़का बताता है ये स्टिमुलेंट्स है जो स्टारडस्ट से 100 टाइम मिल के बने हैं। अगर तुम इन्हें रिड्यूस करते हो तो काफी सारी मात्रा में स्टारडस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये उन स्टारडस्ट से अलग है जो सिर्फ लो रैंक के हंटर पे यूज किया जाता था। ये तुम जैसे ए रैंक पे भी इफेक्ट कर सकता है। क्या कहते हो, ट्राई करोगे? ली कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ली अपने मन में कहता है, मैं कुछ ऐसा यूज नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। ली यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो अपने मन में कहता है, मैंने शायद एक अनइमेजिनेबल मॉन्स्टर को अर्थ पे अनलिश कर दिया है, पर छोड़ो ऐसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आगे जब ली यहाँ से निकल जाता है तब ये लड़का कहता है, मैं फील कर सकता हूँ जल्दी एक दूसरा भी फ्रैगमेंट आने वाला है। एक बार जब मैं स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट से फ्यूज हो जाऊंगा तब मुझे छिपने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। जब वो समय आएगा तो रियल इन्वेशन शुरू होगा। यहाँ पे सुहो टेंशन के अंदर बीस्ट को खत्म कर रहा होता है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। यार काफी सारे लोगों को ये पता नहीं है कि सोलो लेवलिंग का चैप्टर वीक में एक ही बार आता है, तो भाई ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर चैप्टर रोज आता तो मैं रोज एक्सप्लेनेशन कर देता। तो 7 दिन में एक बार ही चैप्टर आता है और कभी कभी ऐसे छोटे छोटे चैप्टर भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो भी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सायोनारा।